भारतीय ज्ञान परंपरा के इस सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसे कि ये सत्र इंडियन नॉलेज सिस्टम्स यानी भारतीय ज्ञान परंपरा पर है, तो भारतीय भाषा को बढ़ावा देना ये एनईपी 2020 का मैंडेट होने के कारण मैं इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भाषा में अपना जो भी सेशन है वो कंडक्ट करूँगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में बहुत लोग की एक अवधारणा होती है। अलग-अलग पद्धति से उसको लिया जाता है। कोई कहता है कि एनवायरमेंटल साइंस जैसा है क्या? कोई कहता है पुराना कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या है। कोई कहते हैं कि मुझे तो किसी ने पूछा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करना मतलब चाँद पर जाना, हम तो चाँद पे जा रहे हैं, तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हम मतलब आईकेएस के बारे में बात करना मतलब पीछे जाना है। ऐसी भी कुछ अवधारणाएँ दिखती है। कोई कहता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में काम करना मतलब वो पुराने ज़माने का सब कुछ लेके आना है क्या? वो जो पेन है वो इंक में डुबो के फिर लिखने वाला पेन अभी हम यूज़ करने वाले हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे अनेक ऐसे प्रश्न सबके मन में उठते हैं। और मुझे लगता है हम सब आचार्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं शिक्षक नहीं कहूँगा, आप सभी लोग आचार्य हैं। आचार्य की परिभाषा होती है कि आचरति आचनोति इति आचार्यः। जिसके आचरण की वजह से सामने वाले व्यक्ति का आचरण बदल जाए और वो एक उत्तम मनुष्य इस नाते काम करे। ऐसे हम सब आचार्य जो देश के मनुष्य कल्याण के इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम केवल शिक्षक नहीं हैं, हमारा धर्म आचार्य है। हम आचार्य धर्म हमारा धर्म है और धर्म की परिभाषा रिलीजन नहीं है। वो हम आने वाले सत्र में अभी ये जो सत्र है इसमें देखेंगे ही। तो इसकी एक पृष्ठभूमि बताने के लिए मैंने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के बारे में कुछ बातें जो मुझे लगी कि ऐसे कोई प्रश्न आपसे भी पूछते होंगे कि आईकेएस क्यों आया है? बीच में ही अचानक से आईकेएस कहाँ से आ गया? तो इसके बारे में एक ओवरव्यू के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। वी विल स्टार्ट द सेशन। तो हम हमेशा पहले परिभाषा में जाते हैं कि है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा? सब लोग इतनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? तो हर जगह से कुछ चीज़ें जब मैंने देखी, तो मेरी एक अपनी परिभाषा मैंने जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से भारतीयों द्वारा निर्मित एवं अर्जित किया गया समृद्ध पारंपरिक विज्ञान। अभी इसको एक-एक शब्द के रूप में देखते हैं, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा। तो पहला शब्द है भारतीय। भारतीय मतलब क्या? भारतीय कौन है? तो जिसने इस भारत की भूमि पे जन्म लिया, जिसने भी भारत की भूमि पे जन्म लिया है, वो भारतीय है। फिर वो भारत में काम कर रहा हो या यूएस में काम कर रहा हो या यूके में काम कर रहा हो, उसका जन्म ही भारत में हुआ है, तो वो धन्य है। पहले के तो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोग तो कहते थे कि हम वैसे ही धन्य हो गए क्योंकि हमने भारत की भूमि पे जन्म लिया। आज तो थोड़ी-सी परिस्थिति अलग है। लोग बाहर जाते ही उस कारण है कि वहाँ पे जो भी है वो अ, उसको आपत्ति ना हो इसलिए वहाँ जाके हम किसी भी बच्चे को पैदा करते हैं और फिर उसको ग्रीन कार्ड के माध्यम से उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे पैदा होने का जो एक गौरव है, जो एक जिसे कहते हैं एक सद्भाग्य है, वो हम उनसे छीन रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सबका अपना-अपना एक व्यक्तिगत मत होता है। मैंने सिर्फ़ एक मत शेयर किया कि भारत की भूमि में जन्म लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम अगर इसका गौरव नहीं करेंगे, तो आने वाली कोई पीढ़ी भारतीय होने के नाते अपना एक आत्मविश्वास उनको नहीं रहेगा कि हम सब भारतीय हैं जो हम कहते हैं। तो उसपे हमारा गौरव तो होना ही चाहिए।
तो भारतीय इस शब्द का अर्थ हम सबको पता है कि भारत की भूमि पे जन्म लिया, लेकिन अगर वो बाहर काम कर रहा है और उसकी विचारधारा, उसका परिवेश, उसका स्वभाव, ये सब अगर भारतीय है तो वो बिल्कुल भारतीय है ही। दूसरा शब्द है संस्कृति। संस्कृति अगर मैं आपको पूछूं संस्कृति मतलब क्या, तो आप कहेंगे कल्चर। अब दो ये शब्द को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कुछ डिफरेंस है क्या। कल्चर शब्द कैसे आया, तो कल्ट इस शब्द से कल्चर आया है। कल्ट होता है, हर चीज का एक कल्ट होता है, वो हम कहते हैं ना कि इसका कल्ट अलग है। तो कल्ट मतलब अगर आप एनसाइक्लोपीडिया में देखें तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल एंड हैविंग अ कॉमन लीडर, इसको कल्ट कहते हैं। उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, लीडर चेंज हो जाता है, तो कल्चर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1970s में हम सबको पता है कि अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहनते थे, तब सभी लोग बेल बॉटम पहनने लग गए, वो एक कल्चर बन गया था। फिर अचानक से नारा बॉटम की फैशन आ गई, तो कल्चर बदल गया। तो कल्चर हमेशा बदलते रहता है, इट इज नॉट कांस्टेंट, वो हमेशा बदलता है। संस्कृति शब्द देखते हैं। संस्कृति का मूल अर्थ है, सम धातु उसके सामने लगा हुआ है, सम सम सततम, जो कंसिस्टेंट है, जो बदलती नहीं है। तो यह पहला डिफरेंस इसी में आ जाता है कि संस्कृति और कल्चर की परिभाषा में जो डिफरेंस है कि कल्चर हमेशा बदलता है, संस्कृति बदलती नहीं है। संस्कृति का दूसरा एक परिभाषा है कि सम्यक कृति इति संस्कृति। सम्यक मतलब एप्रोप्रिएट, कृति मतलब एक्शन। जहां पे भी एप्रोप्रिएट एक्शन है हर चीज को लेके, वो बन जाती है संस्कृति, और वो चेंज होती ही नहीं है, इसलिए वो एप्रोप्रिएट ही रहती है। तो भारतीय संस्कृति ये हमेशा चेंज ना होने वाली एक स्थिति है, और कल्चर जो है वो हमेशा बदलते रहता है। इसलिए ब्रिटिशर्स को ये पता ही नहीं चला कि हम क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में नॉन ट्रांसलेटेबल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो भारतीय है लेकिन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए नहीं जा सकते, इसलिए संस्कृति को हम कल्चर नहीं कह सकते। कैन यू म्यूट प्लीज? 82 माइनस सर, एक मिनट, somebody's mic is on. एक मिनट। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो संस्कृति कल्चर नहीं है। दूसरा एक शब्द संस्कृति से ही जोड़ के आता है, वो है संस्कार। हम कहते हैं कि ये बच्चा संस्कारित है, या हम कहते हैं ना कि ये बच्चे को संस्कार दिए ही नहीं। तो सम्यक कारयति संस्कारः, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं वो अगर संस्कृति को बढ़ावा दे रही है तो वो संस्कार है। अगर वो संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रही है तो संस्कृति के विपरीत एक ही शब्द है, वो है विकृति। तो जहां पे भी हम आज भारत में या विश्व में कहीं पे भी कुछ अलग दिखते हैं जो संस्कृति से अलग है, वो विकृति हो जाती है, और संस्कृति का जो अपोजिट है वही विकृति है। इसलिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कार संस्कृति को बढ़ावा देता है। अब तीसरा एक शब्द उसी जैसा एक आता है जो है संस्कार और संस्कृति को जोड़ने वाला, वो है संस्कृत। अब आप कहेंगे संस्कृत तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो प्राकृत थी, जो प्रकृति से आई हुई भाषा थी वो प्राकृत थी। उसको एक फ्रेमवर्क में बिठा के, बाउंड्री सेट करके जो एक फ्रेमवर्क में बिठाया, वो बन गई संस्कृत। इसलिए संस्कार और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम है संस्कृत, केवल भाषा नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृत अगर आप बोल रहे हैं तो संस्कृत बोलते बोलते कोई गालियां दे ही नहीं सकता। वैसे ही वो देव भाषा कहलाती है, लेकिन संस्कृत में कोई गालियां नहीं दे सकता, क्योंकि गाली या अब्यूज करना जो है वो संस्कृति को बढ़ावा देता ही नहीं है। उसमें ऐसी ही चीजें हैं जो संस्कृति को बढ़ावा देती है। इसलिए संस्कृत अगर आप बात करें तो वो हमेशा एक बहुत ही उच्च और उच्चतम ऐसे स्तर पे आके कही गई वाली भाषा जो है वो संस्कृत है। तो संस्कार और संस्कृति को जोड़ने का जो काम करती है वो है संस्कृत। इसलिए संस्कृति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है।
जो भारतीय संस्कृति से पहले से चलता आ रहा है, जो चेंजिंग नहीं है, जो कंसिस्टेंट है, वो अपनी ये भारतीय संस्कृति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब भारतीय संस्कृति में क्या हुआ, आगे डेफिनेशन में अगर देखें तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से, अब प्राचीन काल में चले गए। प्राचीन काल क्यों? तो प्राचीन काल इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से आज हम जिस जगह पे है उस जगह से जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रह पाते थे। हम सबको पता है कि भारत पर कम ज्यादा 1200 आक्रमण हुए, 1200 छोटे मोटे। पहले इसके जस्ट मतलब 150 साल पहले हम ब्रिटिशों के गुलाम थे, उसके पहले मुगल थे, उसके पहले बहुत सारे ऐसे 1200 आक्रमण कुल मिला के भारत पर हुए। लेकिन भारत तो एक अच्छी स्थिति में दिखता है। अब आप आपके सामने हम सबके सामने उदाहरण है। अफगानिस्तान पर एक हमला हुआ, एक अटैक हुआ और अफगानिस्तान निस्तानाबूत हो गया। ऐसे भारत पर अगर 1200 आक्रमण है और आज हम क्यों कहते हैं कि हम सुस्थिति में हैं? क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स पता है, हमारे पिताजी पता है, उनके पिताजी पता है। कुछ लोगों के तो घर पे वंश वृक्ष होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे हमारे पुरखे जो है वो तो शिवाजी महाराज जी के दरबार में बैठते थे। तो अगर वो तब से ये लीनिएज जिसे कहते हैं वो अगर चलते आ रहा है, इसका मतलब कितने भी आक्रमण हो, हमारा घर अच्छा रहा, हमारी परंपरा अच्छी रही, हमारी संस्कृति अच्छी रही और हम उस अच्छे स्थिति में हम दिखते हैं। इसलिए प्राचीन काल में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो भारत उस स्थिति में क्यों है? तो उसके पीछे एक शक्ति है जिसका नाम है सज्जन शक्ति। सत इति सत्य, जन इति जनः। सत्य के आधार पर जिसने अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे सज्जन। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने भारत को बचाने के लिए इन सब में अपना योगदान दिया? तो बहुत लंबी 2-3 लिस्ट आती है। एक लिस्ट है फ्रीडम फाइटर्स की, हम सबको पता है। शहीद भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और भारत एक अच्छी स्थिति में रहने चाहिए उसके लिए अपना दे दिया। दूसरी एक लिस्ट आती है, जो लिस्ट है भारत के वैज्ञानिक। कौन है ये? तो भारत के वैज्ञानिक आचार्य आर्यभट्ट, आचार्य वराहमिहिर, आचार्य नागार्जुन, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य कणाद, आचार्य गौतम, कितने नाम ले। ये एक लंबी लिस्ट है जिनकी वजह से जो ज्ञान भारत में था वो भारत में ही उनको प्राप्त हुआ और भारत के लिए ही उन्होंने दिया, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पाया। वो क्यों, वो आगे देखेंगे। तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से भारतीयों द्वारा निर्मित एवं अर्जित किया गया समृद्ध पारंपरिक विज्ञान। अब विज्ञान के नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है, मैंने ज्ञान नहीं कहा, विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? तो आप कहेंगे साइंस। साइंस माने शास्त्र होता है। शासना त्रायते इति शास्त्रम। अगर आप ऐसा करो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इस स्थिति में जाओ तो आपको इस हिसाब से कुछ मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस करो तो आपको ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे। इसको कहते हैं शास्त्र। इसलिए रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, ये शब्द इंग्लिश के या कहीं भी दूसरे डिक्शनरी में ये विज्ञान शब्द को साइंस कहना, ऐसा उसका पर्यायवाची शब्द कहीं है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान ये शब्द केवल और केवल भारतीय है। उसका दाखला ये है कि पहले गुरु और पहले शिष्य का संवाद जब हुआ तो पहले शिष्य ने पहले गुरु से पूछा कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सह रहस्यम तदन्तंच गृहाण गदितम मया। मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जो विज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा गुह्य ज्ञान मुझे दो। उसके बाद वो कहते हैं यावाहनम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। ऐसा भाव से मुझे ये सब बताओ, यावाहनम यथा भावो, कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, रूप गुण और कर्म, यद रूप गुण कर्म कहा विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्, उस हिसाब से मुझे उस विज्ञान के साथ जो ज्ञान है वो मुझे दो। इसका मतलब है कि विज्ञान ये शब्द इतने सालों पहले हमारे पास था, उसको साइंस कह के साइंस का मतलब ब्रिटिशर्स को फिर से वही हो गया कि इंग्लिश में उसको साइंस कह दिया। उनको वो भाव ही नहीं समझ में आया कि विज्ञान मतलब शास्त्र होता है। इसलिए विज्ञान का वैसे देखा जाए तो ये सामान्य अर्थ है कि अपने जीवन से निगड़ित कुछ हो,
उसका विज्ञान हो जाता है। अगर आप म्यूजिक सीखने के लिए कहीं जाते हैं और गुरुकुल पद्धति से सीखते हैं, तो वो कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाओ। आप 5 साल में सीखोगे, 10 साल में सीखोगे, 15 साल में सीखोगे, लेकिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, प्राणायाम आदि योग वगैरह सब करना पड़ेगा, उसके बाद रियाज करना पड़ेगा। तो अपने जीवन से उसको जोड़ दिया, वो होता है विज्ञान। उसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ज्ञान और विज्ञान में फ़र्क ये है कि ज्ञान केवल नॉलेज है। ज्ञान को धारण करने के बाद, ज्ञान आत्मसात करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ही ये निश्चित नहीं है। लेकिन विज्ञान को अगर आपने ठीक से जान लिया और उसको अपने जीवन से जोड़ दिया, तो उसका विज्ञान ही हमें एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए उसको विज्ञान कहते हैं। तो ये पूरी परिभाषा होती है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल इसलिए हमने लिया क्योंकि वो योगदान भारतीयों द्वारा निर्मित और अर्जित किया गया समृद्ध पारंपरिक विज्ञान उसमें है। अब आप कहेंगे चलो ठीक है, परिभाषा तो मिल गई, सब कुछ सही है, लेकिन है क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में? तो भारतीय ज्ञान भंडार है पूरा एक, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज, एक है ट्रेडिशनल नॉलेज। सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज मतलब जो डॉक्यूमेंटेड है, जैसे पांडुलिपियां है, हस्तशिल्प है, शास्त्र है। पांडुलिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स, कितने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें दिखते हैं। आजकल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन एक अलग निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करने का एक ये लिया हुआ है। तो ये डिजिटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्ञान है। वो ज्ञान तो हम पढ़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उसमें अलग अलग स्क्रिप्ट है, शारदा स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट हमें कभी पता ही नहीं चलेगी क्या है। वो क्यों नहीं पता चली वो भी आगे देखेंगे। हस्तशिल्प है, शास्त्र है, ये एक पूरा जो एक स्ट्रीम है वो है सिस्टमेटाइज नॉलेज। दूसरा है पारंपरिक ज्ञान, जिसे हम मौखिक परंपरा कहते हैं, जो ओरल ट्रेडिशंस रहते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज की ओरली ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, और वो ज्ञान अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होता है। तक्षशिला नालंदा को जलाने के बाद वेद सही मायने में देखें तो नष्ट हो गए थे, लेकिन आज भी वेद उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट ह्यूज वास्ट मेमोरी। जो मेमोरी में ह्यूमन माइंड में सेव होता है वो हर जगह चलता है, मतलब युगानुयुग चलता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे यहाँ पहले से थी, उसके मौखिक ज्ञान की माध्यम से वेदों का ट्रांसमिशन उस हिसाब से होता था, और वेदों का संरक्षण और संवहन ये मौखिक परंपरा करती है। वेद ही नहीं, आप अगर बुद्धिस्ट इसमें भी देखें तो त्रिपिटक जो है उसका भी वही होता है, जैनों के आगम का भी वैसा ही होता है। ऐसे अलग अलग पद्धति से जितने भी पंथ है, ये सब लोग ही ऐसा ही यूज करके उसको आगे लेके जाते हैं। उसके बाद कथा है, कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान होता था। महाभारत और रामायण की कथा है तो हम सबको पता है। एक थोड़ा सा टाइम लेके ये बता सकता हूं मैं कि आश्चर्य की बात है कि जिसने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, उस वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। हम सबको लक्ष्मण रेखा पता है कि सीता माँ ने कहा कि मुझे वो मृग चाहिए, राम चले गए, फिर लक्ष्मण उनका आवाज आया तो उन्होंने कहा कि उनको देख के आओ। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी और कहा कि इसके बाहर मत आना। ये उल्लेख वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण में उसमें नहीं है, लेकिन आपको ये एकनाथी रामायण में मिलेगा जो महाराष्ट्र में प्रचलित है, आपको कंब रामायण में मिलेगा जो तमिल में प्रचलित है, या आपको रामाखीन रामायण में मिलेगा जो कंबोडिया और उधर साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में जो है। तो ये क्यों था? क्योंकि कथाओं के माध्यम से हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी पता चलती थी। हम एक अलग ही युग में चले गए, जो राम थे या नहीं, फिर वो राम सेतु बना या नहीं, ये उस पे था ही नहीं। उसमें ये था कि हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर नॉलेज ट्रांसफर कर पाएंगे, उसमें से हमको क्या सीखना है। तो जिस माध्यम से लोगों को समझता था उस हिसाब से उनके एग्जाम्पल्स भी होते थे, इसलिए वो ऐड होते गए। तो इसलिए कथाओं के माध्यम से ये एक जस्ट कथा एक निकला, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा है। तो गलत कुछ भी नहीं है, वाल्मीकि रामायण भी सही है और बाकी सब भी रामायण सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि कथाओं के माध्यम से उस तरीके से ज्ञान प्रदान होता था। तो ये एक पहला हमारी परिभाषा हो गई, भारतीय ज्ञान भंडार हमें पता चल गया। लेकिन इतना सब कुछ हमारे पास है तो हमको पता क्यों नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें क्यों नहीं पता है ये सब। तो इसका रीजन ये है, ये जो महापुरुष है ना, लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा कहा कि मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं,
मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो या चोर हो। I've traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar, who is thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. वो तो उन्होंने कह दिया था कि हम इस देश को जीत ही नहीं पाएंगे unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. जिसकी आध्यात्मिक संस्कृति और इसकी विरासत, इसको अगर हम तोड़ दें, तो इसलिए मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूं कि हम पुरातन शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि यदि भारतीय ऐसा सोचने लगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वही अच्छा है और अपनी 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 चीजों से बेहतर है, तो वे अपना आत्मगौरव और अपनी संस्कृति ही को भूल जाएंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम उन्हें चाहते हैं, a truly dominated nation. ऐसा ही हुआ है। Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own. जो अंग्रेजी में बात करता है वही सुशिक्षित है आज। जिसने अंग्रेजी में बात नहीं की मतलब वो गवार है। एक बार मैं अपने मित्र के साथ, मैं हमेशा ये कहानी बताता हूँ, मित्र के साथ विमान में जा रहा था, मतलब मुझे विमान के एयरपोर्ट पे वो मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने कहा यार बहुत दिनों बाद मिले, चलो साथ में बैठते हैं। तो जहां मेरी सीट थी उसके बगल में जो सीट थी, उनको मैंने कहा कि आप थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे, हम बहुत दिनों बाद मिले। तो उस महापुरुष ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मैं बहुत ही कुछ गवार हूँ और मेरी तरफ रिएक्ट ही नहीं किया। फिर मेरे जो वो मित्र थे उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं। तो फिर उन्होंने आगे आके बोला कि जेंटलमैन कैन यू प्लीज सिट बैकवर्ड्स, वी आर टुगेदर एंड वी मेट फॉर अ लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी वांट टू सिट टुगेदर। तो उन्होंने तुरंत कहा यस यस प्लीज। मतलब अगर आप इंग्लिश में बात करो, और वो थे भी भारतीय, ऐसा भी नहीं कि कोई फॉरेनर है, इनको हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो अगर आप इंग्लिश में बात करो मतलब आप अच्छे हैं। और इंग्लिश जैसा कल्चर लाना, अब देखिए हमारे यहाँ कितना मतलब बड़ा एक विडंबना है कि यूके यूएस में बड़े बड़े बिल्डिंग बनती हैं और वो कांच की होती है। अब हमको लगा कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है तो हमको भी ये लाना चाहिए, हमने वैसा के वैसे बिल्डिंग्स यहाँ बनानी शुरू कर दी। अब वो बिल्डिंग्स की मान्यता क्या थी, क्यों बनती थी वो वहां पे वैसे बिल्डिंग अभी भी बनती है? क्योंकि वहां पे सूर्य है ही नहीं, बहुत कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश उस सब में पड़ता है, इसलिए कांच की बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो वो प्रकाश अंदर आएगा। हमारे यहाँ 48 डिग्री में सूर्य की कमी नहीं है और हम इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स और कांच की बना के रखते थे। तो अकल के साथ मतलब नकल के साथ अकल भी तो इस्तेमाल होनी चाहिए। वो हमने मतलब मुझे पता नहीं क्यों नहीं की, लेकिन उस हिसाब से हमारा कल्चर बदलते गया और हमारी संस्कृति जो उन्होंने लिखा है कि दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मगौरव भूल जाएंगे और अपनी संस्कृति को ही भुला देंगे। वो ही एग्जैक्टली हुआ, हमने वही किया और हम पराभूत हो गए। इसलिए भारत को जितना जय का इतिहास है उतना पराजय का भी है, और इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत के बारे में जो भी बातें हुई वो ज्ञान चला गया, उसके कारण हम सशक्त नहीं हो पाए। हम अशक्त इसीलिए ही थे क्योंकि हमारी शक्ति ही हमारी संस्कृति और परंपरा है। अगर वो ही जोड़ के नहीं रखेंगे तो भारतीय ज्ञान का कोई परिणाम ही नहीं है। कितनी भी बातें पढ़ लो, कितना भी चांद पे चले जाओ, लेकिन अगर भारतीयता किसी में नहीं है तो वो संस्कार और संस्कृति को उसका संरक्षण करना मुझे नहीं लगता कि हम उसको कर पाएंगे। इसलिए अगर हम 70 साल बाद भी अगर पूछे किसी को कि आज के बाद 70 साल बाद अपना घर जैसा है वैसा रहेगा, इसकी गारंटी आप देते हो क्या? तो लोग कहते हैं नहीं। तो अगर आप गारंटी नहीं देते तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम इस जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे पास वो हमारा आत्मगौरव क्यों नहीं है कि हम उस जनरेशन को इस हिसाब से मोल्ड करें कि वो आने वाले भारत को एक अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर से गुलामी के तरफ जाने में तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको कुछ रोक पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये था कि ये इतना सब कुछ था, उसकी वजह से हम ये सीख नहीं पाए। कहने का ये है कि मैकेले की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना वेद थे, ना पुराण थे, ना इतिहास था, ना धर्मशास्त्र था, ना बुद्धों के त्रिपिटक थे, ना जैनों के आगम थे। और जो लोग कहते हैं कि वेद एक पर्टिकुलर किसी के अधिकार के और किसी जाति के और किसी धर्म के, तो धर्म और जाति के ऊपर विद्या होती है, विद्या सर्वोपरि है।
ये किसी के धर्म और जाति को देख के नहीं पहचानी जाती। वेदों में लिखा हुआ जो भी है उसका अधिकार, वो ज्ञान जानने का अधिकार पूरे हर जगह पूरे सृष्टि में सबको है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मैं हर कण-कण में हूँ। अगर वो कण-कण में है, तो उन्होंने जाति पूछ के कण-कण में गए रहते वो। सॉरी। अगर वो हर कण-कण में है, इसका मतलब भगवान की कोई जाति नहीं है। तो हम इस जाति-पाति में बँटकर वेद फिर इनके हैं, फिर इनके नहीं हैं, ये करते-करते हमने हमारा ही नुकसान कर लिया। देखा भी नहीं कि वेदों में क्या लिखा है। ये नहीं देखा कि वेद में ना राम है, ना कृष्ण है, ना बुद्ध है, ना धर्म है। वेद में केवल और केवल मनुष्य कल्याण है, इसलिए वेद सबके हैं, किसी एक के नहीं है। जहाँ तक मैंने वेदों का अध्ययन किया है, मुझे तो किसी जाति या धर्म का उल्लेख उसमें दिखा ही नहीं। उसमें केवल वृक्ष, अग्नि, वरुण या जितने भी हम प्रकृति के आस-पास ये जो दिखते हैं, उन्हीं को देवता कहा गया हुआ है। और देवता की परिभाषा ये होती है, जो देता है वो देव है। दीप्यते प्रदीप्यते इति देवतः। जिसके माध्यम से हमको एनलाइटमेंट मिलती है, वो देवता है। तो अगर पानी के माध्यम से हमें कुछ मिलता है, तो पानी देवता है, वो देता है। आज पानी के बिना हम रह नहीं सकते। जिसके बिना हम रह नहीं सकते और जो प्रकृति हमें देती है, वो दे। लेकिन फिर भी एक डिटेल में जाए तो देवता का कंसेप्ट वेदों में ये है कि देवता मतलब उस सूक्त का सब्जेक्ट, जिसके बारे में वो सूक्त लिखा है। तो इसलिए वेदों में वेद केवल और केवल स्पिरिचुअल नहीं है, वो साइंटिफिक भी है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये एक ऋग्वेद का एक ऋचा है। ऋग्वेद में ऋचाएं होती है और बाकी जितने भी आप ग्रंथ देखते हैं, पुराण, इतिहास, इन सब में श्लोक होते हैं। इसका रीजन ये है कि ऋचा मतलब ऋच्यते स्तूयते सा ऋचा, मतलब जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि और मुनि फिर से अलग-अलग शब्द है, इसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। लेकिन जो ऋषि थे, जिन्होंने श्रुति के माध्यम से कुछ सुना और उसके बाद जो लिखा, वो हो गई ऋचा। इसलिए वेद जो है वो अपौरुषेय है। वो ऐसा माना जाता है कि वो पुरुष ने नहीं लिखे हैं कोई, वो प्रकट हुए हैं। ठीक है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं। ये एक ऋग्वेद के पहले मंडल के 164वें सूक्त का 51वां मंत्र है। कहता है, समानमेतत् उदकम् उच्चैत्य वचाभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्ति अग्नयः। इसका मतलब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है समानमेतत् उदकम्। समान मतलब इक्वल, उदक मतलब पानी। अब अगर आप 7th स्टैंडर्ड की कोई किताब खोल के देखें तो उसमें आपको एक एक्सियोम दिखता है कि अ मास ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ। समानम एतत् उदकम्, ये उसमें सैटिस्फाई होता है। दूसरा है उच्चैत्य वचाभिः। उच्च मतलब ऊपर जाना, अव मतलब नीचे आना। तो क्या होता है, ये पानी ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। तीसरा बोलते वो कहते हैं कि भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति। भूमि मतलब अर्थ, पर्जन्य मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिन्वन्ति मतलब सैटिस्फाई करता है, मतलब आता है। दिवम जिन्वन्ति अग्नयः, दिवम मतलब आकाश, जिन्वन्ति मतलब फिर से सैटिस्फाई करता है। और अग्नयः इसका मतलब है सूर्य के तेज से तपा हुआ पानी, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये जो ऋचा है, ये जनरली नारायण सूक्त में अभिषेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें हमको तो कुछ साइंटिफिक अलग मिल गया। ये हमने जो ये पढ़ा, इसके बारे में हमें क्या मिला? हमें वाटर साइकिल मिल गई। तो ऋग्वेद में अगर आपको वाटर साइकिल मिल सकती है, तो मैं तो हमेशा हर जगह बताता हूँ कि केवल ऋग्वेद में ये एक ऋचा है। ऐसे 10,552 ऋचा केवल ऋग्वेद में है। 2000 से ज़्यादा ऋचाएँ केवल यजुर्वेद में है। 7000 से ज़्यादा ऋचाएँ केवल अथर्ववेद में है। तो अगर आप केवल वेदों को देखें और उसमें रिसर्च करें, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक उसमें मिलने ही वाला है। लेकिन वो रिसर्च कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्कोप ही नहीं था। 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब, शादी, कब खोलेंगे? वेदों को खोलने का स्कोप ही नहीं था। ये एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बातें होना, जिसकी वजह से हमें पता चले कि हमारे पास कितना बड़ा एक भंडार है, जो इतना समृद्ध है। देखिए समृद्ध कितना है। जो नदी से आया हुआ पानी है उसे कहते हैं नद्यः। जो वर्षा से आया हुआ पानी है उसे कहते हैं वार्षिकी।
जो डिपॉजिटेड वाटर है, जो वेल वाटर जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं खनित्रिमा या आभृता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अथर्ववेद के पहले मंडल के पहले अध्याय के 6वें सूक्त का 4वां मंत्र है, उसमें ये सब दिया हुआ है। तो हम तो अलग-अलग पानी को संबोधन करने के लिए अलग-अलग शब्द यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में तो केवल वाटर ही होता है ना? इवापोरेटिंग वाटर, प्रेसिपिटेटेड वाटर, सब कुछ वाटर ही है। लेकिन हमारे पास इतना समृद्ध ज्ञान था कि हम अलग-अलग तो ऐसे निरुक्त करके एक अलग ही डिक्शनरी है, जिसमें एक शब्द के 20-20 मीनिंग्स उसमें देते हैं। जो वेदों से कुछ भी हमको अगर निकालना है, तो निरुक्त देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है। जैसे उदक भी मैंने कहा, तो उत मतलब ऊपर जाना, तो उदक मतलब कभी-कभी ऊपर जाना भी होता है। अब बहुत सारे लोगों के घर में उदक शांत होती है, वो उदक वही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद केवल और केवल स्पिरिचुअल या हम जो आध्यात्मिकता उसको जोड़ देते हैं, केवल उतना नहीं है, वो साइंटिफिक भी है। और एक उदाहरण देखते हैं, शरीर रचना शास्त्र जो एनाटॉमी, उसमें ए विसालस ने 1543 में, ये डायग्राम आप देखिए, 1543 में ए विसालस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ह्यूमन स्केलेटन बनाया। लेकिन यहाँ पे तो अथर्ववेद के 10.2.128 ये अगर आपने देखा, तो अथर्ववेद तो विसालस के पहले ही हुए। अब हिस्टोरियंस ही कहते हैं कि वेद सबसे पुराने हैं, 1500 साल पुराने वेद, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। हम तो कहते हैं कि वेदों को तो कोई अंत ही नहीं है, ना अनादि अनंत। लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से चलो मान भी ले, तो सबसे पुराने तो वेद है। तो वेद में ये सब लिखा हुआ है, कपालम, ललाटम, ककाटिका, जिह्वाम। तो ये ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में भी आगे लिखा हुआ है। ये अथर्ववेद में आगे कंटिन्यू होता है। अथर्ववेद का विषय ही हेल्थ है, हेल्थ एंड वेलनेस जिसे हम कहते हैं। इसलिए उसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो ह्यूमन स्केलेटन को अगर हमको वेदों में मिलता है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें वेदों में है जो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। अब वेदों से आगे चलते हैं, ये तो प्राइमरी टेक्स्ट हो गए। सेकेंडरी टेक्स्ट जो 12वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में हुए, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, युक्ति कल्पतरु जैसा एक ग्रंथ है, युक्ति कल्पतरु, ये एक 12th सेंचुरी का एक ग्रंथ है, जिसका सब्जेक्ट ही है ओशनिक स्टडी। जो मतलब पानी से नीचे जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो युक्ति कल्पतरु जैसे ग्रंथ में है। उसमें एक शुद्ध मोती की पहचान कैसे करनी चाहिए, उसका एक बहुत ही सुंदर उन्होंने श्लोक दिया है कि शुद्ध मोती की पहचान कैसे करते हैं। ये तो अभी 200 साल पुराना टेक्निक है कि आर्टिफिशियल पर्ल है या नहीं, वो जानने के लिए जो भी वो यूज करते होंगे, वो अभी अभी आया हुआ है। लेकिन युक्ति कल्पतरु जैसे ग्रंथ में तो ये 12th शताब्दी से है। क्या कहते हैं, क्षिपेक दो मूत्र वहन्यतु लवण क्षार संयुक्त, लवण और क्षार से युक्त गोमूत्र में पहले उस मोती को डाले, फिर अग्नि से उसे सुखाए या सूखे कपड़े से लपेट कर सुखाए। उसके बाद हस्ते मोती कमादाय व्रीहि विश्वपकर्षयेत्, उस मोती को हाथ में लेकर व्रीहि मतलब चावल से घिसना चाहिए। और अगर वह कृत्रिम है तो वो टूट जाएगा, और अगर असली है तो चमकने लगेगा। सॉरी। तो ये 4 शब्दों, 4 वाक्यों में, मतलब 4 सिर्फ एक श्लोक में शुद्ध मोती की पहचान कैसे करनी चाहिए, वो कोई बुक बता सकती है। इसका मतलब संस्कृत लिटरेचर या 12th सेंचुरी में, या जितनी भी हमारे पास वो जो ज्ञान था, ये 12th सेंचुरी से था। हम तो आज 20वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जितना भी ज्ञान था ये बहुत ही समृद्ध था। और एक एग्जांपल देखते हैं, राइनोप्लास्टी, मतलब ये जो सुश्रुत संहिता है, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता जब लिखी, तो उसमें इतने अलग अलग प्रकार के, आप अगर खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की जो सर्जरीज है उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने 15th या 14th सेंचुरी का ये ग्रंथ है, जो सुश्रुत संहिता में इतना सब कुछ आता है। तो उसमें राइनोप्लास्टी है। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी। नाक की सर्जरी कैसी होती है, वो उसका वर्णन
हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। क्या कहता है? द पोर्शन ऑफ नोज टू बी कवर्ड शुड बी फर्स्ट मेजर विद अ लीफ। एक पत्तों के पत्ती के माध्यम से पोर्शन ऑफ नोज टू बी कवर्ड शुड बी फर्स्ट मेजर्ड, वो बोलते हैं। उसके बाद piece of skin flaps of required sides will be then dissected from cheek or forehead and turned back to cover the nose. उसके बाद the flap of skin then from taken from the cheek or forehead must be properly preserved to ensure the proper blood circulation in the repaired area. उसके बाद the part of nose is prepared well by making it raw, and the surgeon should join two parts quickly but evenly and calmly and keep the skin properly elevated by inserting two tubes inside the nostrils so that the new nose may look complete. मतलब इतनी सुंदर पद्धति से सॉरी, इतनी सुंदर पद्धति से राइनोप्लास्टी के बारे में अगर आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, तो हमारे पास कितना बड़ा ज्ञान था जो इतने पहले हम ये कर पाए। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं जो सुश्रुत संहिता का ही है, जो 2.3.6 में ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस। तो कुशाओं का वर्णन, मतलब जो पहले तो उस जमाने में तो कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस था नहीं, तो यही माध्यम से कुशा कैसे बनाते थे। तो वो जो टमस की कुशा होती थी, वो महुआ, गूलर, पीपल, ढाक और अर्जुन की छाल, मतलब अर्जुन वृक्ष होता है उसकी छाल, मतलब बार्क्स, बाम्बू, सर्ज और बड़ को कुशा बनाने के लिए लेना चाहिए। ये सुश्रुत संहिता में ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस इस पूरे इसमें हमको मिलता है। तो मतलब इतना सब कुछ मॉडर्न तरीके से हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ था, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा कहने के बाद तुरंत लोगों को लगता है कि कुछ पीछे जा रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन को का विरुद्ध जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ तो हमारे पास था। एक आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। अब क्रोनो न्यूट्रिशन नाम का एक अलग ही एक फैड नया आया हुआ है कि अब जैसे यहाँ पे दिखाया भी है फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्काडियन रिदम, फिर वो इतना सारा डायग्राम है और कहते हैं कि क्रोनो न्यूट्रिशन इज एन इमर्जिंग फील्ड बिल्डिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्पोरल ईटिंग पैटर्न्स, सर्काडियन रिदम्स एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि 2 बार खाओ। अब ये कहने के लिए हमारे महाभारत के शांति पर्व में 193.10 में कहते हैं कि सायं प्रातः मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मितम। मनुष्य को केवल 2 टाइम खाना चाहिए, सायं और प्रातः, 2 टाइम ही भोजन करने चाहिए। और उसका रेफरेंस भी उसी श्लोक में दे दिया। वो जो भी कह रहे हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद निर्मितम, दिस इज वैदिक इंजंक्शन, ये तो वेदों से बोले हुआ आ रहा है। उसके बाद कहते हैं नान्तरा भोजनम कुर्यात उपवासितता भवेत्, उन दोनों के बीच में हमको उपवास जैसा करना चाहिए, तो यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग और अलग अलग फास्टिंग की पद्धति आ गई है, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वेस्ट है, जो इंग्लिश है कल्चर, वो हमारी ही बातें अलग पैकेजिंग में हमको दे रहा है और हमको लगता है कि ये कुछ नया आया हुआ है, क्रोनो न्यूट्रिशन नाम का कुछ। तो भी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद के इसमें हम ये आज के विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि जो भी ये बातें बाहर से आ रही है वो बहुत बार हमारे यहाँ से ही निकली हुई रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वेस्टर्न साइंटिस्ट का आदर नहीं करते। जिस तरीके से आज मॉडर्न फिजिक्स और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, we definitely we are thankful to the modern scientist only, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। लेकिन हाँ ठीक है, मुझे लगा कि तो ये जो हम क्रोनो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं वो उसी हिसाब से है कि ईटिंग ओनली 2 मील्स अ डे, once in the morning and once in the evening gives you the benefits of fasting। ये हमें महाभारत में हमें दिखता है। तो आज विद्यार्थियों को पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ ये सब चीजें थी। एक आयुर्वेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ इन आयुर्वेदा, जो बैलेंस ऑफ त्रिगुणास, जो सत्व रज तम है, त्रिदोष है, वात पित्त कफ, ये सारी चीजें आयुर्वेद में मैंने ये इसलिए स्लाइड ली है क्योंकि आज लोगों को सिर्फ इतना लगता है हम आज लाइफस्टाइल डिसीजेस की तरफ वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में है,
डायबिटीज जैसी बीमारियां या कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज जो होता है, जो लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से हो रहा है। और इसका कारण यही है क्योंकि हम मेंटल हेल्थ को वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। हमको लगता है कि फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ है। आजकल जितने भी नए ज़माने के जितने भी जनरेशन के लोग हैं, ये कहते हैं कि बहुत काम है यार, लंच स्किप कर दिया, बहुत काम है, डिनर स्किप कर दिया। तो ये जो स्किप करने की बातें होती है या बराबर खाने की बातें ना होती है, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। इनको लगता है कि केवल एनर्जी मिलने के लिए मैं जब तक ठीक हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उनको दिया हुआ है ताकि आपका मेंटल और फिजिकल ही आपकी एबिलिटी टू कोप जो होता है वो मिलता है। यू कैन कोप विद द सिचुएशन व्हेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज स्ट्रांग। तो ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। अलग-अलग डोमेन्स में हम देख रहे हैं कि क्या-क्या हो रहा है। तो एग्रीकल्चर, अब ये मैंने स्लाइड जानबूझ के इसलिए ली है क्योंकि आचार्य भृगु भृगु संहिता जो है वो पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसमें जितना भी आपको दिखेगा, ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स भी आपको भृगु संहिता में दिखेंगी। जो भी एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से यहाँ पे है, वो देख सकते हैं। तो भृगु संहिता के पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है वो क्या कहता है? वृक्ष आदि प्रसव आरोप पालन आदि क्रिया कृषि ही। उसको डिफाइन कर दिया है। ये मैंने इसलिए लिया कि हम जितने भी यहाँ पे अलग-अलग डोमेन्स के लोग बैठे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात होती ही नहीं है। फिजिक्स को फिजिक्स क्यों कहते हैं ये आता ही नहीं है। अब फिजिक्स में क्या है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो शुरू हो जाते हैं एकदम से, तो समझ में नहीं आता कि फिजिक्स को फिजिक्स क्यों कह रहे हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कह रहे हैं, मैकेनिक्स को मैकेनिक्स क्यों कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया। ये हर एक चीज में, हर एक शास्त्र में है। आप भले ही कृषि देखो या चरक संहिता खोल के देखो, चरक संहिता में स्वस्थ की डेफिनेशन पहले ही इसमें दिखती है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो अलग अलग तरीके से, तो इसका भी कहना यह है कि वृक्ष आदि मतलब प्लांट्स, और आदि मतलब एनिमल हस्बेंड्री की भी वो बात कर रहे हैं, पशु की भी बात कर रहे हैं। वृक्ष आदि प्रसव आरोप पालन आदि क्रिया कृषि ही। प्रसव मतलब उसके जन्म से लेके आरोप पालन आदि क्रिया, उसकी पूरी जितनी भी लाइफ में उसकी जो जितनी लाइफ है, उसकी जो क्रिया है, उसके बारे में जो भी काम होने वाला है उसे कृषि कहते हैं। ये उन्होंने पहले ही वाक्य में बोल दिया। इसलिए हमारी जो संस्कृति थी उसमें जो भी पढ़ाते थे तो वो पहले ही डिफाइन कर देते थे कि व्हाट इज दैट। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज इंजीनियरिंग, साइंस ले रहे हो तो व्हाट इज साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये पहले ही बताना चाहिए। इसका मैंने इसलिए ये ली है। अब एग्रीकल्चर के इसमें सॉइल एंड इट्स टाइप्स, लोम मतलब उर्वरा लिखा हुआ है, क्ले मतलब मृद, चौकी सॉइल मतलब रजस, पांचव्य मतलब डस्ट। अब अगर जिसने यजुर्वेद पढ़ा है तो यजुर्वेद में एक जो भी रुद्र सूक्त होता है, किसी ने अगर रुद्र किए होंगे उसमें ये पूरी बातें आती है कि स्फिकताष्टमे पर्वताष्टमे गिरेष्टमे उर्वरा उर्वरा मूर्ध रज रजस इरण्याय च प्रपत्याय च शिखत्याय च प्रभयाय च षष्ठाय च फैन्याय च, ये सारी चीजें उसमें दिखती है। तो ये सारी बातें हमारे वेदों से आती है कि किस प्रकार की मिट्टी होती है। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें यजुर्वेद में हमें मिलती भी है। तो एग्रीकल्चर के बारे में इतना सब कुछ है। उसके बाद जिंक स्मेल्टिंग, मेटलर्जी में अगर आप जाए तो जिसको पता नहीं है उसके उनके लिए बता रहा हूँ कि जिंक स्मेल्टिंग मतलब जिंक ओर निकालना। हर एक धातु का एक ओर निकलता है, जैसे आयरन ओर होता है, मैग्नीज ओर होता है। ओर निकालने की पद्धत कैसी होती है, तो उस धातु को, जिसको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, उस धातु को तपाया जाता है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है सॉलिड से, और फिर जब गैसियस फॉर्म में वो जाता है तो उसके वेपर्स कलेक्ट करके उसको कूल करना, उसको कहते हैं ओर। अब 15th सेंचुरी का ये ग्रंथ है रसरत्न समुच्चय, वैशाली मलबार पण उसी में लिखा हुआ है कि भारत के पास केवल ये टेक्निक थी। आप सोच सकते हैं 15th सेंचुरी में जवाहर बर नसेल तुमचा तो ग्रुप कामाचा ना त्यातनं लेफ्ट होऊन जा। अभी भी आपको दिखता है, वहीं से ये अंतर है जो जिसमें ये जिंक स्मेल्टिंग होता है। प्रॉब्लम क्या है, जिंक स्मेल्टिंग ही क्यों नहीं आता था लोगों को? जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 410 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 930 है। ठीक है, उतनी गैप तो है,
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ओपन एयर में 550 डिग्री पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और ओर निकालने के लिए किसी भी धातु को ऑक्सीडाइज नहीं होना है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि 500 डिग्री सेल्सियस पे उसको कूल करना, मतलब 500 डिग्री तक का तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब तक वो बॉईल होता है उसके बीच में उसको फटाक से कूल करना उस वेपर को, वो किसी को जम नहीं रहा था पूरे विश्व में 15th सेंचुरी में। भारत ने क्या किया, नीचे से तपाते थे और ऊपर कलेक्ट करते थे, भारत ने उसको अपसाइड डाउन कर दिया, इसलिए उसको डाउनवर्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ऊपर से तपाया और नीचे कलेक्ट किया, जैसे 550 डिग्री हो गए वो वाटर वेपर्स को कलेक्ट करके उसको कूल कर दिया, बन गया और। तो ये जिंक स्मेल्टिंग जो था ये केवल और केवल भारत को पता था, और ये अगर किसी आज के विद्यार्थी को भी समझता है तो उनको समझेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ये सारी चीजें हम भूल गए, हमारे तरफ ये सब कुछ आया ही नहीं, और एक अलग ही पद्धति से हमारा कल्चर आगे बढ़ा। तो ये सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। आयरन पिलर, इसके बारे में तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, 5th सेंचुरी का आयरन पिलर कुतुब मीनार के सामने है। ऐसा ही एक आयरन पिलर कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने भी है, एक धार में है। बहुत सारे ऐसे आयरन पिलर्स दिखते हैं जो इतने पुराने हैं लेकिन इनको जंग नहीं लगी, दीज आर कोरोजन फ्री। इतनी धूप में, वर्षा में यहाँ पे खड़े हैं लेकिन इनको धूप नहीं लगी, इनको रस्ट नहीं लगा। तो रस्टलेस आयरन अगर हम बना सकते हैं, ये अगर हमारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास रस्टलेस आयरन का एक प्रोसीजर थी। आज जितने ब्रिजेस गिर रहे हैं, जंग लगने के कारण जो ब्रिजेस गिरते हैं, जो भी भ्रष्टाचार होता है, जो होता होगा, लेकिन आज अगर ये प्रोसीजर हमको पता है तो हम यूज क्यों नहीं कर सकते? इतने सारे लोग पूरे ब्रिज के नीचे दब के मर जाते हैं। अगर आयरन, रस्टलेस आयरन यूज करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे कितने सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। तो आयरन पिलर जैसा ऐसा आयरन हमारे पास, तो मेटलर्जी मतलब एक भी डोमेन ऐसा था नहीं जो भारत को पता नहीं था। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये केवल और केवल वेदों से निकलते हुए वो जो प्राइमरी टेक्स्ट है, सेकेंडरी टेक्स्ट से लेके आज तक इतने सारे हमको हमारे पास ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो हमारे पास थे। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स को देखते हैं और फिर सेशन के आखिरी ओर चलेंगे। ऐसा कहते हैं कि आईकेएस डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है। नहीं, आईकेएस एक लेवल है जो एक इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स को दिया हुआ है। तो अलग-अलग पद्धति, अभी हमने देखा कि कितने अलग-अलग डोमेन्स में हमें आईकेएस दिखता है, केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। ये आपके पास जितनी भी आप जहां से भी जिस फील्ड से आप हो, जो भी फैकल्टी से आप हो, उन सारे फैकल्टी में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा दिखती ही है। देखिए, ये आईकेएस कॉर्पस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन बाय प्रोफेसर बी महादेवन, इनका एक पुस्तक है। उस पुस्तक से मैंने लिया हुआ है कि इतने अलग-अलग पद्धति से ये डिवाइड हुआ है, और ये पूरा आईकेएस कॉर्पस जिसमें बेसिक एप्लीकेशंस, अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, अल्केमी, एस्थेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोड ऑफ लिविंग, कितनी सारी बातें जो अलग-अलग पद्धति से इसमें दी हुई है, ये ऐसी डिवाइड होती है। इसलिए आईकेएस का एक बहुत बड़ा कॉर्पस है, वो एक लेवल नहीं है। दूसरा एक मिथ है कि आईकेएस केवल संस्कृत है। मैंने अभी तक आपको संस्कृत ही बताया, तो संस्कृत के लोगों ने ही आईकेएस बनाया, ऐसा नहीं है। संस्कृत एक भाषा है, और जहां तक पहले मैंने बताया कि संस्कार और संस्कृति को जोड़ने का माध्यम संस्कृत करती है। तो ऐसे बहुत सारा जो काम है वो संस्कृत में अवेलेबल है, इसलिए वो बाहर आता है, लेकिन अलग-अलग भारतीय भाषा में भी तो अवेलेबल है। देखिए, ब्रज या हिंदी में इतने सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं। तमिल में संगम लिटरेचर है, सिद्ध मेडिसिन, तोल्कापयम, तिरुकुरल, ये सारी चीजें संगम लिटरेचर में हमें आईकेएस के माध्यम से तमिल में दिखती है। कन्नड़ में है, इतने सारे ग्रंथ है। तेलुगु में इतने सारे ग्रंथ है। मराठी में सहदेव बदाली करके 12th सेंचुरी का ग्रंथ है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से इंडियन नॉलेज सिस्टम्स मतलब मेटलर्जी के बारे में इसमें पूरा दिया हुआ है। मलयालम में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, युक्ति भाषा, प्रश्न मार्ग, ये सारी मलयालम में इसमें है। मणिपुरी में नुमित कप्पा करके ग्रंथ है 1st सेंचुरी का। आप सोच सकते हैं 1st सेंचुरी का नुमित कप्पा, उसका सब्जेक्ट एक
ओवरव्यू केस में बता रहा हूँ कि उसमें कहते हैं कि 2 सूर्य है, 2 सन्स। हाँ, पवन महंत और जिस केला। तरीके से वो बताते हैं, पवन धीरे-धीरे वो आता है कि नहीं एक ही सूर्य है। ठीक तो डिलीट तो कर मग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी के बारे में ये ग्रंथ है और अलग-अलग पद्धति से मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी को कनेक्ट करके वो मणिपुरी भाषा में। तो अगर इतनी सारी भाषाओं में वो अवेलेबल है तो केवल संस्कृत में नहीं है, इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स ये भारतीय भाषा में हमें कहीं पे भी मिल सकता है। इनफैक्ट मराठी में अभी मुझे याद आया, ज्ञानेश्वरी हम पढ़ते हैं, ज्ञानेश्वरी तो मला व्हाइट आस्था और चॉकलेट श्रद्धा का स्थान है, लेकिन कैसे अबे ऐसे अलग-अलग ये सगळे बातें वाईटच आहे ज्ञानेश्वर माऊली कॉल ने दे उसमें इतनी अलग पद्धति से लिखी हुई है कि उसमें ही एक अलग रिसर्च हो सकता है, इतने सुंदर तरीके से वो आता है। तो मुझे लगता है सिर्फ संस्कृत में आईकेएस नहीं है, इतने सारे इसमें है। और एक लास्ट मिथ है कि आईकेएस स्पिरिचुअलिज्म है। अब मैंने अभी तक जितने एग्जांपल्स दिए उसमें कुछ भी कभी भी आपको कुछ योग साधना या ध्यान या कुछ जप करने को कहा, तो आईकेएस इंक्लूड्स द एम्पिरिकल साइंसेस इन लिंग्विस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ साइंसेस, मैथमेटिक्स, अलग-अलग पद्धति से। देखिए, बिफोर 3000 बीसी हमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जिसका धर्म, मैंने कहा था ना धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब कोड ऑफ लिविंग। धारणा धर्म मिथ्या और धर्मो धारयते प्रजा, महाभारत में कहते हैं। जो धारण किया जाता है वो धर्म है। अगर आप पुत्र हो किसी के तो आपका पुत्र धर्म है। अगर आप किसी के पिता हो तो आपका पितृ धर्म है, माता है तो मातृ धर्म है। शिक्षक हो तो शिक्षक धर्म है, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी धर्म है। तो ये सारे धर्म है जो कर्तव्य की बातें होती है, वो धर्म है। ब्रिटिशर्स ने पता नहीं मुझे इंग्लिश में कहाँ से वो देख के उसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। धर्म ये नॉन ट्रांसलेटेबल है, इसको केवल और केवल राइट इज ड्यूटी, अगर आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलिटरेट करेंगे दैट इज अ राइट इज ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो वो बिफोर 3000 बीसी इतने सारे ग्रंथ थे। 3000 बीसी टू 500 सीई देखिए, वेदांग ज्योतिष है, सुश्रुत संहिता है, न्याय वैशेषिक सूत्र है, अर्थशास्त्र, छंद शास्त्र का महाभाष्य, रसरत्नकार, अमरकोश, और उसके टॉपिक्स भी एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, हेल्थ, आर्ट फॉर्म्स, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है। ये केवल और केवल संस्कृत के ही या ऐसे टेक्स्ट नहीं है, इसमें इतने सारे हमको ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं। 500 सीई टू 1800 सीई के बीच में ये सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं। तो मतलब इतने पुराने पद्धति से लेके 1800 सीई में हम आते-आते हमें कितने सारे ग्रंथ मिलते हैं जिसका एस्ट्रोनॉमी, शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेस, ऐसे सारे इसमें हमें आईकेएस दिखता है। इसलिए देयर इज नो स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी। आईकेएस बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। हर एक चीज को आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कंटेम्पररी रिलेवेंस उसका है, जो हमें आज बहुत ही ज्यादा उस पर उपयोग हो सकता है। उसमें रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे टेक्स्ट को पढ़ना और ये करना, ये आज अभी अभी तो निकला है सब कि ये इसमें है करके। अब इसको पढ़ के क्या पता आगे जाके कोई पीएचडी करेगा या कुछ करेगा तो इसमें आपको कुछ मिल सकता है। तो हमने सब पढ़ तो लिया, जैसे मैंने कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में हमें कितना कुछ मिलता है और ये सारी चीजें, लेकिन 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है जो अगर आप पूर्ण ना करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बन सकता है। पहला है आचार। किसी भी विद्यार्थी का आचरण अच्छा हो, इसलिए मैंने आचार्य की परिभाषा पहले ही बताई। उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसके आचार बहुत अच्छे होने चाहिए। पहले के जमाने में कोई अगर आता था तो हम उसको घर पे बुलाते थे, कहते थे चाचा जी आइए बैठिए, पानी देते थे, फिर कहते थे क्या काम है, वो बोलते थे अरे पिताजी से मिलना है, तो हम कहते थे अरे पिताजी तो घर पे नहीं है, आप ठीक है मैं बाद में आता हूँ। ये संवाद होता था। आज हमें दिखता है बेल बजती है तो बच्चा दरवाजा खोलता है, कहता है क्या हो, कौन है, वो बोलता पिताजी से मिलना है, तो कहते हैं पिताजी घर पे नहीं है और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, जो आज कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है हमारी संस्कृति को भी और आज के विद्यार्थियों को भी। तो इसलिए पहला महत्वपूर्ण स्तंभ है आचार। दूसरा है विचार। हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। वी शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थॉट्स। आजकल रिस्पॉन्स एकदम फास्ट आ जाता है। किसी भी चीज को धारण करना, उसको उसके बारे में सोचना और फिर रिएक्ट करना, ये ना करते हुए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आने के बाद बहुत ही सुपरफिशियल विचार हर जगह होने लग गए हैं। रावण को 10 सिर थे, इसका मतलब उसको 10 एक्चुअल सिर नहीं थे। उसके पास 10 डायरेक्शंस में सोचने की एक उसकी विचारधारा थी, उसकी शक्ति थी, उसमें वो विचार कर सकता था।
तो दूसरा है विचार और तीसरा है व्यवहार। हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए? भारतीय व्यवहार है या अभारतीय है? कैसे तय होगा भारतीय या अभारतीय है? एक एग्जांपल देता हूँ, 9/11 जब हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए। दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ थी, जॉर्ज बुश तब के प्रेसिडेंट कि गो आउट फॉर शॉपिंग। उन्होंने आह्वान किया था अपने ही सिटीजन्स को कि बाहर निकलो और शॉपिंग को जाओ। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि यार हम लोग तो इतने दुखी हैं यहाँ पे और ऐसा है और ये शॉपिंग के लिए क्यों जाने को कह रहे हैं? तो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी एकदम से ड्रॉप हो गई थी। शॉपिंग करने से उनकी इकोनॉमी बढ़ती, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए उनको आह्वान कर दिया। उसी उसी ऑन द कॉन्ट्ररी, चाणक्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य, मतलब चाणक्य ऐसा कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में कि जो भी व्यवहार अगर समाज, देश और राष्ट्र के हित में ना हो, वो व्यवहार अभारतीय है। तो इसलिए भारतीय व्यवहार वो इसमें हो सकता है क्योंकि वो, इसलिए कोई भी बिजनेस जो है, पैसे कमाना ये हमारा ध्येय तो चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे कमाना और ना ना भारत की, ना देश की सोचना, ना परिवार की सोचना, ना समाज की सोचना, और इसका अगर नुकसान हो रहा हो तो वो जो व्यवहार है वो अभारतीय है। और जो ये सोच के विचार होते हैं वो भारतीय व्यवहार है। इसलिए आचार, विचार और व्यवहार ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है जो आज के विद्यार्थी को पता ही चलने चाहिए, पता रहने चाहिए। तो आप कितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर लें और ये 3 अगर महत्वपूर्ण स्तंभ उनके पास नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल उसके पास सिलेक्ट नॉलेज करू है। करू डिलीट करायचं ना. तर असं कसं सिलेक्ट आपकी होणार? भारतीय शिक्षा नीति जो नाही आहे ना, त्याला असं 2020 वापस करायचं. उसमें क्या जो अपना एनईपी 2020 है, वो उसके बारे में क्या कहती है आईकेएस के बारे में कि टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, 2 अलग डिसिप्लिन्स को जोड़कर एक अलग डिसिप्लिन बनाएं हाँ जी. और कुछ ना कुछ उससे निकले, जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी और कंप्यूटर साइंस, इसको जोड़ के एक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स करके एक नई सुंदर एक डिसिप्लिन बाहर निकला है। बहुत सारे अलग-अलग जगह पे है, अभी भी चल रहा है। तो ये इसी को लेके भाविषयक शिक्षा ये उसमें दिया हुआ है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर। अपने घर पर बच्चों से मराठी, हिंदी, जो भी अपनी भारतीय भाषा है उसमें बात करें। आज अगर हम उनसे घर पे भी ये बात नहीं करेंगे कि बाहर तो उसको इंग्लिश सीखना ही है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो मराठी मीडियम में भी है लेकिन आज बहुत अच्छी इंग्लिश बात करते हैं। इंग्लिश उनको आ जाएगा, वो ग्लोबल लैंग्वेज है, बाहर हर जगह पे इंग्लिश बात होती है। लेकिन उनको आप घर पर आज मराठी या हिंदी के न्यूज़पेपर अगर बच्चे के हाथ में दो तो वो किस तरीके से पढ़ता है, वो उसमें हँसना चाहिए या रोना चाहिए, हमको ही समझ में आता है। तो इसलिए भारतीय भाषा को बढ़ावा देना, भारतीय भाषा अपनी जितनी भी जो मातृभाषा है, एआईसीटीई ने तो इंजीनियरिंग का सिलेबस 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर दिया। कहते हैं इंजीनियरिंग पढ़ना है तो अपनी भाषा में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हमारी भाषा में हमको समझ में आते हैं वो इंग्लिश में नहीं समझ में आएंगे, या समझ में भी आते हैं तो क्यों पढ़ना है, हमारी भाषा में सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। तो इसलिए भारतीय भाषा को बढ़ावा देना ये एनईपी 2020 का एक मैंडेट है। एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे और उसके बाद इसका समारोह। इस वीडियो के का एक पृष्ठभूमि में बता देता हूँ, पीछे म्यूजिक है सिर्फ, और जो भी उस पे लिखा हुआ है वो पढ़िए, उसके बारे में जो भी है वो सिर्फ आपको पढ़ना है। मैं शुरू कर रहा हूँ। चला, मोबाईल रेडी करा. ते लाव ना. नाही लाव. 5:30 उघडते ना. कशाला? कशी बुक्की देईल ना? सांग पटकन. असं भीतीने घालणं. पिला मग खोई मस्त इलेक्ट्रिक करंट. शॉर्ट सर्किट लगा. थोडंसं नका होतं तरी.
आज करते हे ब्रेकडाउन वाला सेशन नाही मग. अरे ह्याच्यात अलाउड आहे ना वेबएक्स मध्ये व्हायचं. तुला माहिती आहे यू नो दॅट याच्यात पण असायला पाहिजे सिस्टम पेड मध्ये. तू करा ना पेड. तो बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. Mahesh Chandra Mishra, sir, any question? You have raised your hand. या मैम एक क्वेश्चन है सर हाँ, से. बोलिए. जी. हाँ, एक श्लोक के माध्यम सर ने बताए थे कि भाई अपने को जो खाना है वो 2 समय खाना है. जस्ट उसको टाइमिंग बता सकते हैं क्या सर कि कौन से एग्जैक्ट समय है? एक प्रातः और सायं ऐसा जिक्र किया गया था, उल्लेख हाँ. किया गया. टाइम बता सकते हैं क्या? क्योंकि टाइम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते ही रहता है अभी को. तो कैसा एक व्यवहार में हम ये चीज लेके आएंगे तो अच्छा होगा. ऐसा था कि पहले हम सबको पता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सारी चीज़ें ब्रिटिश में लाई हुई है. हमारे यहाँ वैसे भी ब्रेकफास्ट का या नाश्ता का कोई कंसेप्ट था ही नहीं. तो सुबह और शाम, अब तब के ज़माने में एक्टिविटीज़ भी अलग होती थी. थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी होती थी. तो प्रातः 4 बजे उठना, या ऐसा तो कहते हैं कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व उठकर ही काम होते थे. आज वो पॉसिबल नहीं है. तो उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है 9-10 तक ही खाना खाना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से है. लेकिन हम हमारी तरफ से वो एडजस्ट कर सकते हैं, और जो भी है देश काल मान स्थिति प्रमाणे थोड़ा-सा चेंज होता है. तो दैट वी हैव टू अंडरगो. मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ. जितना उसमें लिखा है उस हिसाब से मैंने बताया. बाकी आप आयुर्वेदाचार्य जो भी हो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Okay. Thank you, sir. Bhushan, sir. Bhushan Ambade. Bhushan, sir, you have raised your hand. Any question? हाँ मैम. हाँ, बोलिए. गुड आफ्टरनून सर, अनुराग सर. यस. हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो स्क्रिप्ट है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, अपन अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत की पहली स्क्रिप्ट मिलती है अपने को, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है. दूसरी स्क्रिप्ट हमको मिलती है सम्राट अशोका के जमाने में, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो पढ़ी जा चुकी है जी. और उसमें इंडियन एजुकेशन के बारे में, अपने आचार विचार और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ चीजें हैं जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई है. और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये पूछना है कि ये जो चीजें हैं, ये हम जब इंडियन नॉलेज सिस्टम जब हम डिस्कस करते हैं तो इंडिया जो है ये कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है.
जैनिज्म है, बुद्धिज्म है और वेद है, तो सारे चीजें इसमें अगर आ जाए कोलैबोरेशन में तो ये एक अच्छा है। और मुझे एक चीज में ऑब्जेक्शन है, आपने क्रोनोलॉजी बताई कि आचार, विचार और व्यवहार, तो मुझे ऐसा लगता है कि विचार, आचार और व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि बिना वैचारिक परिवर्तन के हमारे आचार में परिवर्तन संभव नहीं है। तो एक ये मुझे ऐसा लगता है। तो जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, यहाँ पे चीनी जो प्रवासी जो है वो आके एजुकेशन लेते थे और उन्होंने वो किताब भी लिखी है, उन्होंने डायरी लिखी है अपनी, वो एविडेंसेस भी अवेलेबल है। उसके बाद में कनिंघम सर ने भी बहुत सारी खोज की है अंग्रेजों के जमाने में, जो भारत देश से लुप्त हो गई थी वो सारी अभी आज खोजी हुई है। और हम लोग प्राचीन प्राचीन कहते हैं, कितना प्राचीन, आजकल कार्बन डेटिंग भी आ गया है, तो हम लोग एग्जैक्टली उसका पीरियड बताना चाहिए कि सो एंड सो BC। तो ये केवल उसमें एक रेफरेंसेस होना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज वी आर साइंटिफिक पीपल, सो वी शुड हैव प्रॉपर रेफरेंसेस। करेक्ट, अग्रीड, नोटेड। प्रशांत येलेकर सर। हाँ सर, हॅलो. हाँ हॅलो बोला सर. मराठी सर. हाँ सर मराठी. अच्छा सर, मला प्रश्न होता की मी असं कुठेतरी वाचलं होतं की हे जे ऋषी जे आहेत आपले ऋषी आहेत तर ते एक रिसर्चर होते. तर त्या काळचे ऋषी जे रिसर्चर होते आणि आजचे जे रिसर्चर आहे म्हणजे जे रिसर्चर आहे तर त्याच्यात आपण काही कंपॅरिझन वगैरे करू शकतो का, काही सिमिलॅरिटी वगैरे त्या काळच्या ऋषींची कन्सेप्ट कशी आहे आणि ते काय करत होते याच्यावर तुम्हाला रिसर्च करावं लागेल. पण मला असं वाटतं हा रिसर्चचा टॉपिक होऊ शकतो, म्हणजे मी उत्तर देण्यापेक्षा. येस सर. जर याचा रिसर्चर कोणी जर स्टुडंटला घेऊन तुम्ही एक चांगला प्रोजेक्ट केला तर मला वाटतं चांगलं होऊ शकतं. बिलकुल. येस सर, आपली मीटिंग असल्यामुळे आपण थोडंसं इथे थांबूया. हो चालेल सर. मला प्रश्न विचारायचा होता. बरं सर, लास्ट क्वेश्चन बोला सर. 2 प्रश्न आहेत तुमच्या या व्याख्यानाच्या निमित्ताने. आज सावित्रीबाई फुलेंची जयंती आहे, त्यानिमित्तानं ही होते आहे. तो योग आहे. प्रश्न असा आहे की तुम्ही जी भारतीय परंपरा सांगत आहात त्यामध्ये ऋग्वेदामध्ये, त्याच्यानंतर मनुस्मृतीचा उल्लेख त्याच्यामध्ये तुमच्या स्लाइडमध्ये आहे, ते होतं. वे ऑफ लाईफ होतं. परंतु आपल्याला आता ती माहिती नाही, जे आपलं तुम्ही सांगितलं आतापर्यंत ते आता सर्वांना माहिती व्हावी या भूमिकेतून आहे. परंतु ज्या वेळेला ते होतं त्यावेळेला महिला वर्गांना संधी नव्हती. अस्पृश्य वर्ग हा मोठा व्यवस्थेच्या बाहेर होता, त्यांना माहिती कसं होईल, पहिला प्रश्न. आणि दुसरा, तुम्ही शेवटून जो व्हिडिओ दाखवलेला आहे तंजावरचा, त्या तंजावरचं असणारं जे अलौकिक सामर्थ्य आहे त्या काळातलं त्यांनी जे बिल्ड केलं ते अतिशय वाखाणण्यासारखं आहे. परंतु त्यासोबतच जगामध्ये सर्वात चांगलं जर शिल्पकला कुठे असेल तर ती भारतामध्ये होती, जी अजंठा एलोरा भाजेला आपल्याला दिसून येतं. त्याच्यामुळे त्याही परंपरांचा आपण उल्लेख त्याच्यामध्ये असावा, या याच्यामध्ये एका विशिष्ट याला न हे देता, असं माझं मत आहे. त्याच्यावर तुमचं काय भूमिका आहे? पहिल्या प्रश्नाला जर सांगायचं झालं तर स्मृती ग्रंथ ज्याला आपण म्हणतो, ती स्मृती हे का प्रत्येका अशा देशकालमान परिस्थितीप्रमाणे त्याचे चेंजेस होत असतात. त्यावेळेस जी परिस्थिती होती त्यावेळेस वेगळं असतं, दुसऱ्या वेळेस परत जसे आपण अमेंडमेंट्स करतो कुठल्याही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, त्यासारखी त्यावेळेसची होती. त्यावर माझं पूर्ण प्रभुत्व नाही आणि तेवढा माझा अभ्यास पण नाही, त्यामुळे मी त्यावर जास्ती बोलणार नाही. पण ते ग्रंथ त्याच्यामध्ये त्याचे टॉपिक्स ज्या विद्वानांनी काढले त्यावरून मी ते टॉपिक्स त्याच्यात टाकले होते. दुसरा प्रश्न, जो व्हिडिओ मी दाखवला तो केवळ एक एक्झाम्पल होता. ते एक एक्झाम्पलच्या माध्यमातून होतं की असं सुद्धा आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना सांगू शकतो की असं आहे. काय प्रॉब्लेम.
पण त्याच वेळेस हे सांगताना पण तुम्ही जे म्हणता ते बिलकुल सांगू शकता, की अजंता एलोरा, कारण याच्यामध्ये साम्य हे आहे, की बृहदेश्वर मंदिर जे आहे ते खालतून वरती बांधलं गेलं आहे. आणि तेच कैलासाचं आपलं कैलास मंदिर जे आहे ते वरतून खालती गेलेलं आहे. तर या सगळ्या गोष्टी आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने मुलांना सांगू शकतो. पण व्हिडिओ मला हा खूप चांगला सापडला आणि ज्याच्यावरून आपल्याला एकदम क्लिअर होऊन जाईल, की आर्किटेक्चर या डोमेनमध्ये आपण भारतीय ज्ञान परंपरा कशा पद्धतीने वापरू शकतो किंवा येऊ शकते, त्यासाठी म्हणून तो एक एक्झाम्पल म्हणून व्हिडिओ होता. ओके ओके, थँक्यू. नंतर बोलू आपण एखाद्या वेळेला. बिलकुल. अच्छा. अजून काही प्रश्न आहे? ठीक आहे. ओके सर, इथे थांबूया आपण. थँक यू सो मच सर. बिलकुल. तुमची मीटिंग होती धन्यवाद. तरी पण तुम्ही टाइम ॲडजस्ट करून सेशन कंडक्ट केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. थँक यू सो मच सर वन्स अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे हम रुकते हैं. अपना नेक्स्ट सेशन अपने रेगुलर टाइम पे होगा 5:30 को. तो अभी आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं. मैं याचा 5 अटेंडन्स आता टाकायचा का हो हो 4 सर, नंतर? अटेंडन्स आता मार्क करून घ्या. पहिल्या सेशनची पण आणि दुसऱ्या सेशनची पण 5 वाजता मार्क केली तरी चालेल. ठीक ठीक आहे. तर आता मी मीटिंग बंद करते इथे आणि 5:15 वाजता आपण परत भेटूया नेक्स्ट सेशनसाठी. थँक यू सो मच एव्हरीवन.